जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म देखेंगे और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे न्यूमेरिकल आते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म ये 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। और चारों ये अणुसंख्य गुणधर्म खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए आप, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? जैसे कोई भी विलयन बनेगा तो उसमें कण या अणु उपस्थित होते हैं। तो विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे ये विलयन बनाया, ठीक है, विलयन बनाया, इसमें 2 कम से कम घटक उपस्थित होंगे, एक ए और बी, ठीक है। ए क्या होता है? ए विलायक होता है, बी विलेय होता है। ये क्या है? यह है तुम्हारा विलयन है, ठीक है। विलयन में विलेय के कण उपस्थित होंगे, विलायक के कण भी उपस्थित होंगे। तो किसी भी विलयन के वे गुणधर्म या वे गुण जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। तो और ये 4 प्रकार के होते हैं, लिखेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो चारों प्रकार लिखेंगे ये। इसमें सबसे पहला हो जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला हो जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है। तीसरा हो जाएगा हिमांक में अवनमन, ठीक। और चौथा हो जाएगा परासरण दाब। ये 4 प्रकार हो जाएंगे। जैसे अब एक बार डेफिनेशन में समझेंगे। जैसे ये विलयन बना है, ठीक है। विलयन में कौन कौन से घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, कम से कम 2 घटक होंगे तभी विलयन बनेगा। यानी विलायक में अगर हम विलेय घोलेंगे
तो विलयन बन जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन से बनाएंगे किसी विलयन के वे गुणधर्म जो कणों की संख्या यानी विलायक के कण होंगे या विलेय के कण होंगे, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा परासरण दाब। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को पूरा पढ़ लेंगे और इस पर न्यूमेरिकल है वो भी कर लेंगे। तो हेडिंग आप लगाइए पहली, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। हेडिंग लगाइए जल्दी, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो हेडिंग लगाइए आपने, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन होता क्या है पहले वो समझेंगे, उसके बाद आपेक्षिक अवनमन। पहले अवनमन देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये बर्तन है एक, ठीक, एक ये बर्तन है और इस बर्तन में यहाँ तक द्रव भरा हुआ है। ठीक है, द्रव भरेगा तभी ये विलयन बनेगा। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है द्रव। द्रव भरा हुआ है और द्रव में कण उपस्थित होंगे। तो मान लीजिए कण है, इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, इधर भी। चाहे यहाँ पर एक कण है तो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है, यानी स्वतंत्र रूप से इसमें कहीं भी घूम सकता है। ठीक है, जो कण द्रव के अंदर घूमेंगे उस घूमने को ही हम कहते हैं ब्राउनी गति। जो कण द्रव के अंदर कौन सी गति करते हैं, ब्राउनी गति या जिग जैग मोशन। कहीं भी फ्रीली घूम सकता है, फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से। तो चाहे जो कण है यहाँ पर इस द्रव के तल पर ऊपर टक्कर मारेंगे, ठीक है, लेकिन जो कण है इसके बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जो ऊपर से एक दाब कार्य करता है उसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब के कारण ये द्रव से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब अवनमन की बात हो रही थी लेकिन इसमें वाष्प दाब बीच में घुस गया। वो कैसे घुस गया वो समझाते हैं। सॉरी, वायुमंडलीय दाब कैसे आ गया। देखिए, पहले मान लीजिए ये द्रव था और द्रव में कणों की संख्या थी 1000 कण थे। तो इन कणों की कुछ ना कुछ ऊर्जा भी होगी। तो मान लीजिए इन कणों की ऊर्जा भी कितनी हो गई, ऊर्जा भी 1 जूल मान लो। ठीक है, ऊर्जा भी 1 जूल है। ठीक, जब इसमें हमने कोई विलेय पदार्थ घोला, विलेय हमें हमने घोल दिया इसमें चीनी, और चीनी के भी हमने 1000 कण घोल दिए। ठीक है, तो चीनी के कणों के पास अपनी खुद की कोई ऊर्जा नहीं है, क्योंकि जो 1000 कण इस द्रव के अंदर उपस्थित हैं तो उन कणों की ऊर्जा कितनी है, 1000। यानी औसत ऊर्जा देखेंगे तो प्रत्येक कण की 1 ऊर्जा है, यानी 1 ऊर्जा यानी 1 जूल ऊर्जा है। तो ये कण 1 जूल ऊर्जा के साथ इस द्रव में कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन इसमें 1000 कण चीनी के और आ गए हैं तो ऊर्जा का मान घट गया है, क्योंकि जो 1000 कण ये चीनी के घोले थे इनके पास अपनी कोई भी ऊर्जा नहीं थी। ये इस द्रव में उपस्थित ये 1000 कणों की जो ऊर्जा ये है 1000 जूल, इन ये जो ऊर्जा है इसमें बट जाएगी। अब ऊर्जा कितनी रह जाएगी, प्रत्येक कण के पास आधी ऊर्जा रह जाएगी। ऊर्जा आधी रह जाएगी तो ये कण है उसमें यानी स्वतंत्र तल पर टक्कर नहीं मार पाएंगे। कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो इनकी गतिज ऊर्जा भी घट जाएगी। गतिज ऊर्जा घट जाएगी तो इनका वेग भी घट जाएगा। वेग घट जाएगा तो वाष्प दाब भी घट जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो टक्कर मारते हैं वो उसी को हम कहते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब कहते हैं। तो डेफिनेशन पहले लिखते हैं फिर आपको एक बार और समझाते हैं। जैसे जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय, कोई अवाष्पशील विलेय
अवाष्पशील मतलब जो वाष्पित ना होता हो, अवाष्पशील विलेय घोला जाता है, अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, कणों की संख्या बढ़ जाती है, कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे ऊर्जा का मान घट जाता है, ऊर्जा का मान घट जाता है और वेग भी घट जाता है, वेग भी घट जाता है। इस प्रकार वेग भी घट जाता है तथा द्रव के कण स्वतंत्र तल पर धीरे से टक्कर मारते हैं, इस प्रकार धीरे से टक्कर मारते हैं, इस प्रकार वाष्प दाब में कमी आ जाती है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इस आई कमी को ही इस वाष्प दाब में कमी आ जाती, इस आई कमी को ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। आपेक्षिक अवनमन की बात नहीं हुई है अभी, वाष्प दाब में अवनमन की बात हुई है, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, देखिए एक बार इसे देसी भाषा में समझाएं। जैसे एक भंडारा चल रहा है, ठीक है, भंडारा चल रहा है। जब भंडारे की शुरुआत हुई तो आप जाके पूड़ियों सब्जी लेकर चले आए, ठीक है। जब तक आप खाने लगे तब तक और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो विज्ञान की भाषा में देखें तो कणों की संख्या बढ़ जाएगी, तो जैसे यहाँ पर जो द्रव या तल है, इसका द्रव का तल, यानी मान लीजिए यहाँ पर पूड़ियाँ बट रही हैं तो वहाँ पर आप धीरे से ही जा पाओगे, तो आपके जो वेग या चाल में क्या हुई, कमी आ गई। चाल में कमी आ जाएगी तो आप धीरे से ही वहाँ पर पहुँच पाओगे। ऐसा तो नहीं है एकदम भाग के पहुँच जाओगे, आप धीरे से ही वहाँ पहुँच पाओगे। धीरे से पहुँचोगे तो टक्कर मार के धीरे से ही वापस आएंगे इसके कण धीरे से वापस आ गए। ऐसे ही आप जब पूड़ियाँ लेने जाओगे धीरे से ही जाओगे तो आपकी जो चाल में कमी आएगी और यहाँ पर इसके दाब में कमी आएगी। तो दाब में कमी आएगी जिसे कहते हैं वाष्प दाब, वाष्प दाब में कमी आएगी, इस कमी को ही कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये विलायक था, द्रव था, विलायक था, तब इसका दाब मान रहे हम पी नॉट था। ये है विलायक, पहले तो विलायक ही होगा ये, तो विलायक का दाब हमने कितना मान लिया है, पी नॉट। जब हम इसमें चीनी मिला दी है, यानी विलेय पदार्थ घोल दिया है, तब क्या बन गया, ये विलयन। तो विलयन बन गया है, तो विलयन का वाष्प दाब कितना मान लिया हमने, पी एस। एस से मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये विलयन बन गया है, तो विलयन का दाब कितना मान लिया हमने, पी एस। ठीक, अब इसमें अवनमन निकालेंगे। मान लीजिए इसका पहले दाब था
2 एटीएम था, ठीक है, या 2 पास्कल था, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। पहले 2 था, जब हमने चीनी मिला दी तो इसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। मान लीजिए अब रह गया ये 1.5, यानी पहले ये विलायक का था, अब क्या बन गया? ये विलयन। और जब घटाएंगे या अवनमन निकालेंगे तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं तो निकालेंगे वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। अवनमन निकालेंगे, वाष्प दाब में अवनमन। देखो ये है विलायक पी नॉट, ये है विलायक सॉरी विलयन, पी नॉट माइनस पी एस, ये है वाष्प दाब में अवनमन। आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? शुद्ध विलायक और यानी वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के अनुपात को ही हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कैसे? अब देखिए निकालते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल में यूज होता है, तो आप इसे ज़रूर से तैयार करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जहाँ ये कहाँ का इसमें कौन कौन सा प्रतीक यूज हुआ है। जैसे जहाँ पी नॉट और पी एस क्या है? पी नॉट है विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, और पी एस क्या है? विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। समझ में आ गया? यह है पी नॉट विलायक का वाष्प दाब और ये पी एस विलयन का वाष्प दाब। समझ में आ गया? यही है हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में एक राल्ट का नियम है, वो देख लेते हैं। पहले से आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर उसके बाद मैं कराता हूँ राल्ट का नियम। चलिए अब देख लेते हैं अवाष्पशील विलेय के लिए राल्ट का नियम, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस पर लगाइए, इम्पोर्टेंट का निशान लगाइए, ज़रूर से लगाइए, ठीक है। इसको समझाते हैं। जैसे ये कोई विलयन है, ठीक है, विलयन है, और इसमें पहले क्या भरा हुआ है? पहले तो इसमें विलायक भरा हुआ है, ठीक है, ये विलायक है इसमें, ठीक है। और हम क्या घोल रहे हैं इसमें? हम विलेय पदार्थ घोल रहे हैं, और विलेय कैसा है इसमें? विलेय ठोस है, ठोस पदार्थ घोल रहे हैं, तब क्या बनता है? ये हमारा विलयन बनता है। और हमने पहले ही बता दिया है विलयन में कौन कौन से घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, ए और बी। यानी ए क्या होता है? ए होता है विलायक और बी होता है विलेय। ए होता है विलायक, बी होता है विलेय, बराबर टी। टी यानी टोटल यानी सॉल्यूशन, ठीक है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए अवाष्पशील विलेय क्या होता है? जो विलयन में डालने पर वाष्पित ना हो, ठीक है, वाष्पित ना हो। इससे दैनिक जीवन में उपयोग भी देखे होंगे आपने। जैसे आप चने या दाल उबालते हो, जैसे खाली बर्तन है आपका, ऊपर से कुछ ढका नहीं है, तो जो जल है, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। जब उसमें नमक डालते हैं तो जो पानी है वो यानी द्रव है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। लेकिन ये क्वथनांक में उन्नयन की बात है, लेकिन आपको मैं अवाष्पशील है इसलिए बता रहा हूँ। अवाष्पशील से बोले मतलब क्या है? जो उड़ता ना हो, यानी वाष्पित ना होता हो। जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गई, या चीनी हो गई, या नमक हो गया, ये वाष्पित नहीं होते हैं। जल वाष्पित होकर उड़ जाएगा, और ये अवाष्पशील विलेय हैं, तो ये ठोस हैं, ये इसलिए इसमें रह जाते हैं, ठीक है।
तो यही इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो वाष्प दाब में घोला जाता है तो विलायक के या विलायक का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, देखिए जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अभी हमने पढ़ा है, क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर किसके बराबर है, x क्या है, मोल प्रभाज, किसके, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। तो हमने विलेय यहाँ पे क्या माना था, B, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, XB क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। और XB यानी हम ये विलेय का मोल प्रभाज का फॉर्मूला रखेंगे NB अपॉन Na प्लस NB, यानी जिस घटक का मोल प्रभाज उसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ रख देंगे, तो ये बन जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हो जाएगा इसका, और ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब जो इसमें जैसे NB और Na या NB या P0 क्या है, इसका मान लिख लेते हैं। जैसे जहाँ Na और NB या जो P0 और जो PS हैं, ये क्या है, Na क्या है, N होती है मोलों की संख्या, A लगा है तो विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक, और B लगा है तो ये किसके मोलों की संख्या हो जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, छोटा लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है। P0 क्या है, विलायक का वाष्प दाब, ठीक। PS क्या है, PS है विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। ये जैसे NB क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, Na विलायक के मोलों की संख्या। ऐसे ही P0, जो P0 यहाँ पर है, P0 है विलायक का वाष्प दाब और PS है विलयन का वाष्प दाब। ठीक, ये कब है, जब विलयन तनु नहीं हो तब। अब जब विलयन तनु है उसके लिए, जैसे
बिलियन तनु हो तब। तनु से मतलब क्या है, जब बिलियन बहुत ही पतला हो, यानी जो एन बी यानी विलय के मोलों की संख्या है वो बहुत कम हो, किससे? विलायक के मोलों की संख्या से। ठीक है, तो जब एन बी यानी जो विलय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या से बहुत कम है, यानी एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए, तो हम एन ए प्लस एन बी यानी कुल मोलों की संख्या को हम एन ए मान लेते हैं। ठीक है, एन ए मान लेते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे इसे, जैसे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, एन बी अपॉन एन ए, यह फॉर्मूला बन जाएगा। अब n क्या है? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? जैसे ये n है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, अगर हम एन ए लगा देंगे तो ये विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी, तो ये भार बटे अड़भार होता है, तो डब्ल्यू ए यानी विलायक का भार, एम ए यानी विलायक का अड़भार। तो ऐसे ही इसमें हम रख देंगे, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, नीचे दिखेगा नहीं इसलिए आगे लिख दे रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर, अब एन बी की जगह हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक, अब एन ए की जगह पे हम लिखेंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। यहाँ पर एम क्या है? अड़भार है, और डब्ल्यू क्या है? विलय का भार है। ठीक है, इसे अब सही से लिखेंगे, पहले देखते हैं कैमरे में आ जाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसे यहाँ लिख देते हैं, जैसे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर, इसे सही से लिखेंगे तो डब्ल्यू बी ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा इनटू एम ए अपॉन ये नीचे आएगा एम बी इंटू, और ये सामने रहेगा डब्ल्यू ए, ये मान हो जाएगा इसका। और ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो न्यूमेरिकल में यूज होगा, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें जो मान यूज हुए हैं वो लिख देते हैं, जैसे जहां जहां देखो डब्ल्यू बी एम बी और कैपिटल डब्ल्यू ए और एम ए, इनका मान लिखेंगे। डब्ल्यू बी क्या है? ये विलय का भार है। ठीक है, ये है विलय का भार, और एम बी ये है विलय का अड़भार। विलय क्या होगा? जो विलयन में घोला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? उसी का हम अड़भार निकालेंगे, तो ये विलय का अड़भार और ये विलायक का भार हो जाएगा। ठीक है, विलायक का भार, विलायक का भार, और इसमें विलायक का अड़भार, विलायक का अड़भार। ठीक है, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, दोबारा समझाऊं? चलिए समझा देते हैं दोबारा। जैसे एक ये विलायक था, पहले हमने कोई इसमें ठोस बोल दिया, ठोस से मतलब अवाष्पशील विलय, ठोस में नमक भी आ जाएगा, यूरिया भी आ जाएगी, चीनी भी आ जाएगी, और आपका ग्लूकोज भी आ जाएगा। ये अवाष्पशील विलय हैं। अवाष्पशील विलय क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कम मात्रा में घोले जाते हैं। तो आपकी डेफिनेशन बनेगी, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ घोला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। जैसे जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। ये डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन के आधार पर हमने ये जो फॉर्मूला निकाले हैं, और ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। देखिए टॉपिक आपको समझ में आ गया है। इस पर जो न्यूमेरिकल है वो किसी और वीडियो में करा देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप कल की वीडियो में पढ़ेंगे
क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।